नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछले वीडियो में अपन ने गुप्त वंश को कंप्लीट कर लिया था। आज उसी गुप्त वंश के आगे अगला वंश, नया वंश शुरू करते हैं, अपने वर्धन वंश। वर्धन वंश की शुरुआत हरियाणा या दिल्ली के समीप थानेश्वर के अंदर होती है। पुष्यभूति नाम के एक व्यक्ति के द्वारा वर्धन वंश की स्थापना की जाती है और वर्धन वंश की स्थापना करने के कारण वर्धन वंश का दूसरा नाम क्या रखा जाता है? पुष्यभूति वंश। तो वर्धन वंश का दूसरा नाम क्या हो गया? पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति इस वंश का आदि पुरुष था। आदि पुरुष का तात्पर्य होता है संस्थापक या इस वंश की स्थापना करने वाला। तो इस वंश का संस्थापक कौन हो गया? इस वंश का संस्थापक हो गया पुष्यभूति। पुष्यभूति के बारे में अपने को और कुछ भी याद नहीं रखना है, बस यही याद रखना है, ये इस वंश का संस्थापक था और शैव धर्म को मानने वाला था। कौन से धर्म को मानने वाला था? शैव धर्म को। लगभग इस वंश के सभी शासक शैव उपासक ही रहेंगे। इस वंश को समझने के लिए अपन इनके देखते हैं, कुछ शासक हुए हैं। इसके महत्वपूर्ण शासक में सबसे पहला नाम आता है प्रभाकर वर्धन का। प्रभाकर वर्धन इस वंश का पहला प्रतापी शासक था प्रभाकर वर्धन। पुष्यभूति और प्रभाकर वर्धन के बीच में बहुत सारे शासक आए, लेकिन इतने महत्वपूर्ण नहीं रहे। सबसे महत्वपूर्ण शासक आया प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन हुणों को पराजित करता है। हुण इससे घबराते हैं। हुणों का आगमन अपने उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से गुप्त वंश के समय ही हो चुका था। अपन ने स्कंदगुप्त के समय पढ़ा भी था। स्कंदगुप्त ने हुणों और मलेच्छों को पराजित भी किया था। अपने प्रभाकर वर्धन ने भी इन हुणों को पराजित किया था। ये हुण प्रभाकर वर्धन से घबराते भी थे। प्रभाकर वर्धन की शादी होती है यशोमती से और 2 पुत्र और 1 पुत्री। प्रमुख रूप से अपन इन्हीं का ही अध्ययन करेंगे। पहले पुत्र का नाम था राजवर्धन, जो बड़ा पुत्र था। उसके बाद राजश्री पुत्री थी और सबसे छोटे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन। वर्धन वंश इन्हीं शासकों के इर्द गिर्द घूमता है। हर्षवर्धन इनका अंतिम शासक होता है। देखो, मैं इस वर्धन वंश को समझाने के लिए आप मैप की सहायता लेता हूं और बताता हूं उस काल में वास्तविक कहानी क्या हुई थी। ये अपना वर्तमान भारत का मैप है। ये अपने वर्तमान भारत का मैप है। इसके अंदर देखो क्या हुआ था। यहां दिल्ली और हरियाणा के नजदीक थानेश्वर नामक स्थान पर, ये थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूति ने पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की स्थापना की थी। इसके अंदर क्या होता है? पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी और यहां पर एक और वंश था, मोखरी वंश। मोखरी वंश ये कहां पर था? यहां आता है कन्नौज। यहां पर मोखरी वंश का शासन था और यहां था मालवा क्षेत्र। यहां मालवा क्षेत्र के अंदर देवगुप्त का शासन था। देवगुप्त का शासन था। ये बंगाल क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र है आपके? बंगाल क्षेत्र। बंगाल क्षेत्र में गौड़ वंश का शासन था उस समय। गौड़ वंश का, वहां उस समय के शासक का नाम है शशांक। ये जो असम का क्षेत्र था, असम के क्षेत्र को उस समय कामरूप के नाम से जाना जाता था। असम के क्षेत्र को कौन से क्षेत्र के नाम से जाना जाता था? कामरूप क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ये कौन सा क्षेत्र है? असम का क्षेत्र है। कामरूप क्षेत्र में उस समय कामरूप क्षेत्र का शासक था भास्कर वर्मा। भास्कर वर्मा। और एक यहां पर चालुक्य वंश था। यहां पर कौन सा वंश था? चालुक्य वंश। उस समय चालुक्य वंश का शासन था पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। मालवा का देवगुप्त। थानेश्वर का उस समय प्रभाकर वर्धन बन चुका था। प्रभाकर वर्धन था कन्नौज के मोखरी वंश से। ये कौन सा वंश है? मोखरी वंश। मोखरी वंश के शासक का नाम था ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा।
वर्मा, ये मौर्य वंश के शासक थे। उस समय प्रमुख राजवंश ये थे। ये समय कौन सा चल रहा है? 6वीं शताब्दी का समय चल रहा है, जब गुप्त वंश खत्म हो चुका है और गुप्त वंश के खत्म होने के बाद में छोटे छोटे शासक अपना अपना छोटा छोटा वंश चला रहे थे। ये उस समय का बात है। अब देखो होता क्या है, प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री, प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री जो पहले यहां पर थे उसका विवाह गृह वर्मा से करते हैं। प्रभाकर वर्धन अपनी पुत्री राजश्री का विवाह किसके साथ में किया? गृह वर्मा के साथ में विवाह किया है। विवाह करने के बाद में क्या होता है, ये उस समय कन्नौज व्यापारिक का प्रमुख केंद्र था। तो अपना सारा ध्यान कहां पर होता है? व्यापार का। सभी क्षेत्रों में व्यापार का प्रमुख केंद्र होता है कन्नौज। तो कन्नौज के शासक गृह वर्मा के साथ में राजश्री का विवाह होता है। थोड़े समय बाद में प्रभाकर वर्धन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने के बाद में अगला शासक बनता है आपका राजवर्धन। राजवर्धन इस वंश का ज्येष्ठ पुत्र होने का राजवर्धन शासक बनता है। यहां पर राजवर्धन शासक बनता है थानेश्वर का, यानी अपन ये कह सकते हैं वर्धन वंश का अगला शासक होता है राजवर्धन। अब यहां पर कन्नौज पर सभी शासकों का ध्यान था क्योंकि ये व्यापार का प्रमुख केंद्र था। अब यहां पर मालवा के ये मालवा कहां पर आता था? एमपी के क्षेत्र के अंदर आता था। एमपी के क्षेत्र में कौन सा आता था? मालवा। मालवा क्षेत्र के देवगुप्त क्या करता है? यहां कन्नौज पर हमला करता है। हमला करने के बाद में इस गृह वर्मा की हत्या कर देता है, यानी इसमें इस गृह वर्मा की हत्या कर देता है और जो ये मालवा का क्षेत्र है कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। इस कन्नौज पर अधिकार करने के बाद में राजवर्धन द्वारा, ये राजवर्धन इसकी बहन यानी ये इसके जीजा हो गए, यहां पर संबंधी होने के कारण राजवर्धन वापस यहां पर हमला करता है और देवगुप्त की हत्या कर देता है। देवगुप्त की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। इस हत्या के बाद में राजवर्धन के द्वारा यहां पर कन्नौज पर भी शासन कर लिया जाता है। लेकिन उसी समय एक बंगाल का शासक होता है शशांक, ये गौड़ वंश का होता है। ये शशांक होता है इस देवगुप्त का मित्र होता है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? मित्र होते हैं। साथ शशांक भी यही चाहता है कि मेरा भी शासन कहां पर हो जाए? कन्नौज पर हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि ये व्यापार का प्रमुख केंद्र है। तो इसके कारण क्या होता है, ये शशांक भी कहां पर हमला करता है? यहां हमला करता है। उस समय कन्नौज का शासक कौन होता है? राजवर्धन होता है। और राजवर्धन की हत्या करके शशांक कन्नौज पर शासन करने लग जाता है। तो उसके बाद में राजश्री क्या करती है? वहां से भाग जाती है। यानी राजश्री कौन हो गई? राजवर्धन की बहन। वहां से भाग जाती है और अज्ञात स्थान पर छुप जाती है। तो अब शासक बचता है हर्षवर्धन। अब अगला शासक जो वर्धन वंश का बनता है वो बनता है हर्षवर्धन। 606 ईस्वी के अंदर 606 ईस्वी के अंदर 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन यहाँ का शासक बनता है। हर्षवर्धन के शासक बनने के बाद में इसके सामने 3 चुनौतियां रहती है। सबसे पहले अपनी बहन को ढूंढना, सबसे पहले अपनी बहन जो अज्ञात के अंदर चली गई है उसको ढूंढना। दूसरी चुनौती रहती है राजवर्धन की हत्या का बदला लेना। ये दूसरी चुनौती है राजवर्धन की हत्या। राजवर्धन की हत्या किसने की? बंगाल के जो गौड़ वंशी शासक है शशांक ने हत्या की थी। और तीसरा रहता है इस कन्नौज और थानेश्वर पे अपना राज्य स्थापित करना। इस समय जब शासक बनता है इसकी आयु कितनी रहती है? 16 वर्ष आयु रहती है। यहां पर सबसे पहला काम यही रहता है, थानेश्वर के अंदर अपना शासन स्थापित करता है और 16 यानी जिस साल ये शासक बना है उसी साल यहां पर कन्नौज पर हमला करता है। कन्नौज पर हमला करने अकेला तो 16 साल का है। 16 साल का एक छोटा सा बच्चा यहां पर हमला, इतने बड़े शशांक गौड़ को हरा नहीं सकता। उस समय ये क्या करता है? अपने एक मित्र को याद करता है, यानी मित्र के साथ में हमला करता है। इसके मित्र का नाम है भास्कर वर्मा, जो उस समय किस क्षेत्र के शासक है? कामरूप क्षेत्र। उस काल में कामरूप क्षेत्र का तात्पर्य था वर्तमान का असम क्षेत्र। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है असम के क्षेत्र को एसेंट इंडिया में प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? तो कामरूप क्षेत्र कहा जाता था। यहाँ भास्कर वर्मा की सहायता से शशांक को हराता है। शशांक को हराने के बाद में कन्नौज पर किसका अधिकार हो जाता है? कन्नौज पर हर्षवर्धन का अधिकार हो जाता है और अपनी राजधानी परिवर्तन करके थानेश्वर से वो कहां ले आता है? कन्नौज ले आता है। ये कहानी रहेगी अपने वर्धन वंश की। चलो इसे थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। पुष्यभूति इस वंश का आदि पुरुष था। पुष्यभूति के बाद में सबसे महत्वपूर्ण शासक बनता है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन यशोमती से विवाह करता है। 2 पुत्र, 1 पुत्री होती है। एक पुत्र का नाम होता है राजवर्धन, राजश्री पुत्री, और हर्षवर्धन सबसे छोटा पुत्र। अब अपन हर्षवर्धन से इस पाठ को शुरू करते हैं। हर्षवर्धन 1-2 बार जो मैंने मानचित्र को बताया वो देखना, 1-2 बार में देखने पर समझ में आ जाएगा। उसके बाद हर्षवर्धन से अपन शुरू करते हैं। आज तक अपने 10वीं कक्षा के अंदर जो एग्जाम में पूछा गया है वो हर्षवर्धन से पूछा गया है। प्रभाकर वर्धन, राजश्री या अन्य से नहीं पूछा गया है।
अब अपन देखते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का काल होता है 606 ईस्वी से स्टार्ट होता है, लगभग 40 साल ये शासन करता है और 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 647 ईस्वी के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। भारत के शासकों में बहुत ही प्रमुख शासक है। अब देखो हर्षवर्धन के सामने जब हर्षवर्धन शासक बना तो उसकी आयु कितनी थी? आयु की बात करते हैं तो उसकी आयु थी 16 वर्ष। 16 वर्ष की आयु में शासक बनता है। 16 वर्ष की आयु में शासक बनता है। उसके बाद में देखो क्या होता है, 16 वर्ष की आयु में शासक बनने के बाद में उसके सामने 3 चुनौतियां थी। कितनी चुनौतियां थी? 3 चुनौतियां। पहली, भाई की हत्या का बदला लेना। भाई की हत्या क्या लेना है? बदला लेना। भाई कौन हो गया? राजवर्धन। दूसरी चुनौती कौन सी थी? राजश्री यानी अपनी बहन को ढूंढना, राजश्री को खोजना। चलो ठीक है। तीसरी, कन्नौज पर शासन करना। भाई कन्नौज को मुक्त कैसे कराया जाए? कन्नौज उस समय व्यापारिक प्रमुख केंद्र था। इससे मुक्त कराओगे, बंगाल के शासक है जो गोडवंशी शासक है शशांक से मुक्त कराओगे और कोई शासन कर लेगा, तो कन्नौज से भी मुक्त करवाना। और वास्तविक रूप से देखा जाए तो कन्नौज पर इसका अधिकार नहीं है क्योंकि इसकी बहन का अधिकार है। तो यहां पर भी अपने बहन के शासन को भी अच्छी तरीके से चलाना, ये इसके सामने 3 चुनौतियां थी। और सबसे पहली चुनौती 16 वर्ष की आयु में जब ये शासक बनता है तो पहले ही वर्ष अपने भाई की हत्या का बदला लेता है। भाई की हत्या का बदला कैसे लेता है? शशांक को हराकर। शशांक को हराकर। किसकी सहायता से शशांक को हराता है? एक कामरूप के क्षेत्र के शासक होते हैं, कामरूप क्षेत्र के शासक भास्कर वर्मा की सहायता से। भास्कर वर्मा की सहायता से शशांक को हराकर इसकी हत्या का बदला लेते हैं। उसी साल राजश्री को ढूंढ लेते हैं और उसी साल कन्नौज पर शासन प्रारंभ कर देते हैं क्योंकि इसकी बहन कहती है एक इतने बड़े कन्नौज जो व्यापार का बड़ा केंद्र था उसमें अकेली बहन संभाल नहीं पाएगी। तो बहन ने क्या किया? अपने भाई को कह दिया भाई ये राज भी तुम संभालो। अब इसके राज्य में धीरे धीरे बढ़ती हो गई। मैंने पहले भी बताया था एक शासक का प्रथम दायित्व यही होता है और महत्वाकांक्षी शासक सबसे पहले यही करता है, अपने राज्य का विस्तार करता है। यहाँ पर वो अपने राज्य का विस्तार क्या कर देता है? शुरू कर देता है। अब देखो, अब हर्षवर्धन के बारे में प्रमुख बातें। सबसे पहले इसकी बात करते हैं अपन उपाधि की। जो भी बड़ा शासक होगा उस काल में कौन सी उपाधि लेता है? महाराजाधिराज की। तो इसने भी कौन सी उपाधि ली है? महाराजाधिराज की उपाधि ली है। महाराजाधिराज की उपाधि ली है। एक प्रमुख कथन आता है, एक इसका दरबारी कवि था, दरबारी कवि बाणभट्ट। कई बार ये पूछ लिया जाता है बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? तो बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। बाणभट्ट की रचनाएं प्रमुख रूप से देखे तो इसके रचना कह दो, इसकी पुस्तक कह दो, इसका ग्रंथ कह दो। पहला तो है हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र, हर्ष के बारे में सर्वाधिक अपने को जो जानकारी प्राप्त हुई है वो इसी से हुई है, हर्ष चरित्र से। और दूसरी इसके ग्रंथ का नाम है कादम्बरी। कादम्बरी ये भी किसकी पुस्तक है या किसकी किताब है या किसका ग्रंथ है? यहाँ पर बाणभट्ट का। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? ये बाणभट्ट था हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, हर्षवर्धन की और भी बातें हैं आगे करेंगे। सबसे पहले 16 वर्ष की आयु में शासक बनता है। सामने 3 चुनौतियां, भाई की हत्या का बदला शशांक से लेता है, कामरूप के जो शासक है भास्कर वर्मा की सहायता से राजश्री को खोजता है और कन्नौज पर शासन स्थापित करता है। उपाधि कौन सी धारण करता है? महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है। इसके दरबारी कवि का क्या नाम है? बाणभट्ट। बाणभट्ट की 2 पुस्तकें हैं, एक तो है हर्ष चरित्र और एक है कादम्बरी। अब वो क्या करता है? अब यहां पर जब वो कन्नौज पर शासन आरंभ करता है तो राजधानी भी किसे बना लेता है? कन्नौज को। राजधानी भी किसे बनाता है? कन्नौज को, क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। अब धीरे धीरे उसको अपना शासन साम्राज्य बढ़ाना था तो कन्नौज पर क्या करता है? शासन करना आरंभ करता है और राजधानी बना लेता है कन्नौज को। ये लोग कन्नौज को राजधानी बना ली। कन्नौज को राजधानी बनाता है तो इसके काल में एक चीनी यात्री भी आता है। देखो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीनी यात्री हर्षवर्धन के काल में आता है जिसका नाम क्या है?
ह्वेनसांग होता है, ये एक चीनी यात्री है। किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। याद रखने का तरीका, अच किसके काल में आएगा? अच के काल में। हेनस्वांग अच से शुरू होता है, हर्षवर्धन एच से शुरू होता है। याद रखो, हेनस्वांग किसके काल में आएगा? हर्षवर्धन के काल में आएगा। इस ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते थे। इसको क्या कहा जाता था? यात्रियों का राजकुमार। किसे कहा जाता था? ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग ने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। क्या लिखा है? यात्रा वृत्तांत। इस यात्रा वृत्तांत कह दीजिए, इसके ग्रंथ कह दीजिए, इसका पुस्तक कह दीजिए, जिसका नाम है सीयूकी। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। हर्षवर्धन की जानकारी प्राप्त करने का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है सीयूकी। तत्कालीन भारत की वास्तविक स्थिति ज्ञात करने का भी ये बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है सीयूकी। हर्षवर्धन जब प्रमुख रूप से अपना शासन वृद्धि कर लेता है तो प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में, वर्तमान नाम प्रयागराज, इससे पहले नाम क्या था? इलाहाबाद। प्रयाग में दो नदियों का संगम होता है, गंगा प्लस यमुना। गंगा यमुना के संगम पर एक धर्म सम्मेलन आयोजित करता है। प्रति 5वें वर्ष अपने शासन के प्रति 5वें वर्ष गंगा और यमुना के संगम पर एक धर्म सम्मेलन या धर्म महोत्सव आयोजन करता है, जिसका नाम क्या रखता है? महामोक्ष परिषद। इस महामोक्ष परिषद के आयोजन में क्या करता है? जितने भी 5 सालों में उसने धन अर्जन किया है वो सारा का सारा दान दे देता है। यानी इस महामोक्ष परिषद में संपूर्ण धन को दान दे देता है। कौन दान देता था? यहां पर हर्षवर्धन। प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के अंदर एक महामोक्ष परिषद नाम से एक आयोजन करवाता था, बहुत ही बड़े महोत्सव का आयोजन करवाता था, और जितना भी धन उन्होंने 5 सालों में कमाया वो सारा का सारा दान के रूप में दे देता था। इसके बाद में ह्वेनसांग था, जो ये ह्वेनसांग है वो भी इस महामोक्ष परिषद के अंदर आता है। कौन से? ये बहुत बार पूछा गया है बड़े कंपटीशन एग्जामों में। ह्वेनसांग है वो कौन से महामोक्ष परिषद के अंदर आया था, यानी कौन से सम्मेलन के अंदर जो महोत्सव होता है, धार्मिक महोत्सव हर्षवर्धन के द्वारा किया जाता है और जिसमें पूर्ण रूप से दान दे दिया जाता है। कौन से महामोक्ष परिषद के अंदर आया था? तो याद रखोगे, छठे महामोक्ष परिषद में। कौन से महामोक्ष परिषद में ह्वेनसांग आया था? छठे महामोक्ष परिषद के अंदर प्रयाग में ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था वो यहां पर आया था। इसके बाद में अपन देखते हैं एक इनके अलावा महामोक्ष परिषद के अलावा एक कन्नौज में महाधर्म सम्मेलन का आयोजन करता है। महाधर्म सम्मेलन का आयोजन करता है। अपने जीवन काल में ये एक ही महाधर्म सम्मेलन का आयोजन करता है। वो कहां पर करता है? कन्नौज के अंदर। और प्रति 5वें वर्ष जो आयोजन करता है महामोक्ष परिषद का, वो कहां पर करता है? प्रयाग के अंदर। ये सभी धर्मों का साथ में करता है और इसमें केवल दान देने की ही बात कही गई है। अब देखिए, अब हर्ष के बारे में, ये शिव का उपासक था। पहले तो ये किसका उपासक था? अपन ने पहले ही पढ़ा है, वर्धन वंश के सभी शासक शिव है। शिव का मतलब क्या होता है? वो किसके उपासक हैं? शिव के उपासक हैं। लेकिन जब ये यात्री आता है ह्वेनसांग, इससे प्रभावित होकर वो किस धर्म को अपना लेता है? बौद्ध धर्म को अपना लेता है। और बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा? महायान शाखा को अपना लेता है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा को हर्ष है वो अपना लेता है। लेकिन उसके बाद भी वो इस प्रकार के आयोजन लगातार करता रहता है। उसके बाद में देखते हैं हर्ष के कोई पुत्र नहीं था। तो इसकी मृत्यु के बाद में, यानी 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद में वर्धन वंश खत्म हो जाता है। वर्धन वंश की क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। एक बार वापस रिवाइज करते हैं। राजधानी कहां पर बनाई थी? कन्नौज के अंदर। चीनी यात्री कौन सा आया था? ह्वेनसांग आया था। इस ह्वेनसांग को क्या कहते हैं? इस ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। इसका यात्रा वृत्तांत सीयूकी। इसके बाद में महामोक्ष परिषद क्या है? 5 सालों में जितने रुपए कमाए हैं वो सारे के सारे दान दे देना। कहां पर देता था? प्रयाग के अंदर देता था।
कौन सी दो नदियों के संगम पर देता था? गंगा और यमुना नदी के संगम पर देता था। एक कन्नौज के अंदर महाधर्म सम्मेलन का भी आयोजन करता है, महाधर्म सम्मेलन का भी आयोजन करता है। कहां पर करता है? कन्नौज के अंदर। उसके बाद में शिव, पहले तो ये शिव का उपासक था, शिव का उपासक होने के बाद में इस ह्वेनसांग से प्रभावित होकर कौन से धर्म को अपना लेता है? बौद्ध धर्म को अपना लेता है। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा को अपनाता है? महायान शाखा को अपनाता है। और पुत्र न होने की वजह से ये वर्धन वंश यहीं पर खत्म हो जाता है और हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है 647 ईस्वी के अंदर। बस ये अपना वर्धन वंश यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक दो बार रिवाइज करना अगर समझ में नहीं आए तो। छोटा टॉपिक है लेकिन सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वर्धन वंश से इससे बाहर कोई प्रश्न जाता नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।